So, very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching CA Final and CA Inter GST. अब CA Final, CA Inter दोनों में जो ये कॉमन टॉपिक है, वैसे तो बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, उसमें एक आता है हमारा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैम ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि आप ये चेक करो कोई चीज गुड्स है या सर्विस है। अगर ये गुड्स एंड सर्विस है तो जो एक्टिविटी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड हो रही है, क्या वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई बन सकती है? क्या वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई बन पाएगी? तो चलो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई बनी या नहीं बनी देख लिया। अगर मैम ये सप्लाई बन भी गई है तो हमें ये देखना है कि कहीं वो टैक्सेबल भी है या नहीं। वो बन भी गई है तो हमें क्या देखना होगा, इज इट टैक्सेबल, यस और नो। ठीक है मैम, वो भी देख लिया कि ये टैक्सेबल है या नहीं है। हम मानते हैं मैम कि ये मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड नहीं है। हम क्या मानते हैं कि ये क्या है, मेगा एग्जेम्पशन में अभी कवर्ड नहीं है। अगर मैम ये मेगा एग्जेम्पशन में कवर नहीं है, इसका मतलब इस पे जीएसटी लगेगा। ना ही मैम ये शेड्यूल 3 में कवर है, इसका मतलब ये सप्लाई है और सप्लाई होने के बाद मेगा एग्जेम्पशन में भी कवर नहीं है तो कंफर्म जीएसटी लगेगा। बट मैम जीएसटी लगाने के लिए कुछ तो चाहिए, किसके ऊपर हम सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर हम एसजीएसटी आईजीएसटी अप्लाई करेंगे, मतलब कोई तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ना। वो सप्लाई, चाहे वो सप्लाई गुड्स का हो या सप्लाई सर्विस का हो, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब आप सप्लाई करते हो, चाहे वो सप्लाई गुड्स का हो या फिर वो सप्लाई सर्विस का हो, तो ये सप्लाई होने पे इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसी वैल्यू के ऊपर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड। अब जो-जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बोलती जाऊँ, आप बस उन चीज़ों को अगर दिमाग में रखेंगे, तो यू विल फाइंड कि पूरा सप्लाई चैप्टर आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हमें सिर्फ एक प्रोविज़न ही समझाना होगा। ठीक है? तो चलो, अपन स्टार्ट करते हैं। हम कोई गुड्स ले लेते हैं, करते हैं गुड्स लेते हैं। ठीक है? तो हमें क्या करना है, कोई तो गुड्स ले लेते हैं, ये ले लिया हमने गुड्स। तो हम भई कहाँ जाते हैं हम? ये गुड्स खरीदने के लिए मैम जाते हैं किसके पास? किसी शॉप पे ही जाएँगे ऑब्वियसली मैम, तो अभी ये रही हमारी शॉप। ये शॉप में क्या मिलता है मैम? ये बाइसिकल मिलती है इस शॉप पे। तो इस शॉप पे मैम क्या मिल रही है? बाइसिकल मिल रही है। हम ये बाइसिकल खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब मैम यहाँ पे काउंटर पे कौन बैठा मिलेगा हमको? काउंटर पे मैम बैठा मिलेगा आपको सप्लायर। कौन बैठा मिलेगा? सप्लायर बैठा मिलेगा। जो सप्लायर क्या करेगा? आपको ये गुड्स क्या करेगा? सेल करेगा। तो ये काउंटर पे हमको कौन मिलेगा? सप्लायर मिलेगा। और मैम ये सप्लायर क्या करेगा? ये सप्लायर आपको गुड्स सेल करेगा। ठीक है भई, तो ये रहा हमारा कौन? काउंटर पे ये सप्लायर बड़ी अच्छी-सी मुस्कान के साथ। ठीक है? चलो। अब मैम हम गए, ठीक है, हम कौन? हम रिसिपिएंट, जो हम खरीदेंगे, तो हमको भी बना दो ना मैम, ठीक है, हम ये रहे, ये रहा हमारा रिसिपिएंट। ये क्या करने जा रहा है? ये बाइसिकल परचेज़ करने जा रहा है। अब जैसे ही ये रिसिपिएंट क्या होगा, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, जैसे ही ये रिसिपिएंट यहाँ पे पहुँचा, इसने ये बाइक पसंद की और जैसे ही सप्लायर के सामने गया, सप्लायर ने इसको देखा और इसने सप्लायर को देखा, सप्लायर ने इसको देखा, इसने सप्लायर को देखा। मैम कहना क्या चाहते हो? जैसे ही इन दोनों ने एक-दूसरे को देखा और क्या पता चला इन्हें, अरे! ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये कौन है? मेरा रिलेटेड पार्टी है। तो इसने पता है क्या बोला? अरे! ये बाइसिकल बच्चे के लिए पसंद आई थी, इस पे लिखा हुआ है 10,000 में आप सेल करते हैं, बताओ अपनी तो रिश्तेदारी है, मुझे कितने में सेल करोगे? तो इसने बोला, "अरे भाई, ये भी कोई बोलने की बात है? क्या मैं आपको आपसे कुछ कमाऊँगा क्या? आपसे कुछ कमाऊँगा? नहीं, नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कमा रहा। आप तो मुझे सीधे इस बाइसाइकिल के कितने दे दो, 6000 रुपीज़ दे दो।" यहाँ क्या कहना चाहते हो आप मैम? यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जेन्युइन वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए सरकार को।
गवर्नमेंट नीड अ जेन्युइन वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसके ऊपर वो जीएसटी लगाएंगे। इसका मतलब जब भी ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पे सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होगा, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो क्या है ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन क्या नहीं हो सकता, ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में हुआ है तो प्राइस इन्फ्लुएंस होगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन should not be between related party। ये मैंने आपको बात समझा दी। अभी तो इतना ही समझाया, बस मैंने आपको समझा दी। सेकंड, बोलते हैं कि ये तो हो गई एक चीज कि जब भी आप मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी बिटवीन अ रिलेटेड पार्टी। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 बोलते हैं कि सपोज मैम ये रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। अब हम मानते हैं कि सपोज मैम ये क्या है, रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, ना ये इसको जानता है ना ये। बट पता है कैसा इन्होंने डिसाइड किया? ये भाई साहब ने इसको बोला तो देखो 10,000 तो तुम्हें अभी देना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के तुम ये गुड्स को जब सेल करोगे, सपोज करो ये भी सेल करने के लिए ही खरीद रहा है, तो बोलते जितने भी प्राइस पे तुम आगे जाके इन गुड्स को सेल करोगे उसका 20% मुझे क्या चाहिए, उस प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट का 20% भी मुझे देना। अरे मैम ये क्या बात हो गई कि ये बंदा बोल रहा है रेसिपिएंट अभी 10,000 रुपीज दो, फिर जब तुम इसको सेल करोगे और जितना प्रॉफिट अर्न करोगे उसका 20% मेरे को देना, मतलब आज आप प्राइस निकाल ही नहीं पा रहे हो। जेन्युइन प्राइस 10,000 नहीं, नहीं हमें क्या पता आगे जाके वो कितने में सेल करेगा, कितना प्रॉफिट होगा, उसका 20% कितना होगा, कुछ नहीं पता। तो बोलते हैं ऐसे प्राइसिंग नहीं चलेगी, ऐसी प्राइसिंग नहीं चलेगी। प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन, सिर्फ सोल कंसिडरेशन होना चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर प्राइसिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स देयर शुड बी प्रॉपर प्राइसिंग, सोल कंसिडरेशन हमको दिखना चाहिए। प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन। प्राइस, डन। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, ये दो कंडीशन। तो किसी भी सप्लाई में जो सप्लाई हुआ है, किसी भी जगह पे क्या जो हुआ है सप्लाई हुआ है, चाहे वो गुड्स का सप्लाई हो या फिर जो भी सर्विस का सप्लाई हो, दोनों रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस हमारा सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें तो हो गई मैम। अब थर्ड क्या है? थर्ड बोलते हैं कि चलो ये दो चीजें तो हो गई, थर्ड यहाँ पे फिर से इन दोनों की बातचीत चल रही है। ये भाई बहुत अमीर है, बहुत ही लमसम, इसने बोला ये 10,000 लो अभी कैश में। तो बोलते हैं द अमाउंट यू हैव पेड, जो अमाउंट अभी आपने पे कर दिया है वही क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस है। ठीक है, तो मैंने थर्ड क्या बोला कि अभी जो अमाउंट आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, वही क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस है। अमाउंट पेड इज द ट्रांजैक्शन प्राइस। ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या है? ये बोलते हैं मैं एक साथ 10,000 नहीं दे सकता, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, आई कैन नॉट पे 10,000। या फिर ये बहुत दिमाग वाला है, इसे पता है कि मैं अभी कम दूंगा, जो पैसा मैं अभी रख रहा हूँ ना कहीं और अच्छा अर्न कर लूंगा। तो ये दिमाग लगा के बात कर रहा है कुछ तो बोलता है आई कैन नॉट पे यू 10,000 राइट अवे, अभी तो मैं नहीं पे कर सकता। मैं आपको डाउन पेमेंट देता हूँ कितने की, 3,000 रुपीज की डाउन पेमेंट, 7,000 में पे कर दूंगा, दैट मीन्स 7,000 वुड बी पेबल। 7,000 क्या होगा, पेबल रहेगा। तो इसका मतलब मैम ट्रांजैक्शन प्राइस क्या चेंज हो गई, सिर्फ 3,000 रही? नहीं, पेड वॉट एवर ही हैज पेड, ठीक है, जितना उसने पे किया और जो पेबल है दोनों को मिला के बनती है ट्रांजैक्शन प्राइस। अब मेरा फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? फोर्थ पॉइंट हो गया अमाउंट पेबल is also considered in transaction price।
क्या ये बात समझ में आई कि एक तो दोनों होना चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो अमाउंट आप पे कर चुके हो या फिर जो अमाउंट पे करने वाले हो, ये सब मिला के क्या बनता है, एक ट्रांज़ैक्शन प्राइस निकाल के देगा और ये है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। इज़ दैट क्लियर टिल नाउ? ठीक है मैम, ये बात तो समझ में आ गई। आगे बोलते देखो जब आप सेल करोगे, इन दोनों की अभी बातचीत चल रही है, जब ये भाई साहब क्या करेंगे, इस बाइसिकल को इनको सेल करेंगे, तो मैम ये पता है क्या बनाएँगे? इन्होंने भी कहीं से तो ये बाइसिकल खरीदी होगी। इन्होंने भी क्या किया होगा कहीं से ये बाइसिकल खरीदी होगी। हाँ जी मैम, ये इनवॉइस बनाएँगे। हाँ जी मैम, इनवॉइस बनाएँगे तो एक इनवॉइस ऐसे ही अपन ले लेते हैं। ये रहा मैम ये बड़ा-सा इनवॉइस जो ये बना के देंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे मैम, ये सेल्स प्राइस पता है कैसे निकालेगा? ये 10,000 सेल्स प्राइस कैसे निकाली होगी? बिहाइंड द सीन जाते हैं। कुछ तो इन भाई साहब को मैम कॉस्ट लगी होगी। सपोज़ ये बाइसिकल इम्पोर्ट करवाई है इनने बाहर से। तो मैम इनको तो कस्टम ड्यूटी भी लगी होगी इसके ऊपर, हाँ। तो ये बोलते हैं कि ट्रांज़ैक्शन वैल्यू जो है आपकी वो कैसे निकली होगी ओवरऑल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बना के। आपको जो कॉस्ट लगा वो कॉस्ट पूरा लिया होगा, उसपे प्रॉफिट ऐड किया होगा, तब ये 10,000 निकाला है, हाँ। तो बोलते हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें आप सारे टैक्सेस ले लो, जितने भी टैक्सेस, जितनी भी ड्यूटी आपने पे की है, सब कुछ इसमें कंसीडर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। लेकिन कौन-सा टैक्स आपको कंसीडर नहीं करना? जीएसटी का। क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे तब जाके तो हम उसको जीएसटी अप्लाई करेंगे ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के ही तो हम जीएसटी का रेट उस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे अप्लाई करेंगे। बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज व्हाट यू हैव पेड टिल नाउ, बट डू नॉट इंक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस, ये इंक्लूड मत करो। बट अगर सपोज मैम ऐसा लिखा है वैल्यू ऑफ सप्लाईज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पार्ट हटाना पड़ेगा और मानते हैं हम कि वैल्यू में जीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड है, तो हम वो जीएसटी का अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से हटाते हैं, जिसको अभी हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन में मैं समझाऊंगी। तो मैंने क्या बोला कि मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई लेते वक्त इंक्लूड ऑल द टैक्सेस बट डू नॉट इंक्लूड व्हाट मैम, डू नॉट इंक्लूड जीएसटी के टैक्स। तो मैं पॉइंट नंबर 5 बना दूं। मैं रॉ लैंग्वेज में सब लिखवा रही हूँ बट ये सब आपका पूरा चैप्टर कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ टैक्सेस इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई बट डू नॉट इंक्लूड GST related tax and says मैम ये बात भी समझ में आ गई। मैम इतनी बात भी समझ में आ गई। आगे 6 वाले पॉइंट में क्या है, इसके बाद बोलते देखो मैम जब इन दोनों की बात हुई होगी तो हमारा ना सप्लायर थोड़ा होशियार है, इसको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को एक्चुअल में पता चल गया ना वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, तो गवर्नमेंट टैक्स पे करवाएगी। तो इसने पता है इसको क्या बोला, बोले मुझे सिर्फ है ना तुम 3000 रुपीज दो, 7000 मुझे मत दो, मुझे ना किसी और को क्या करना है, पेमेंट करना ही है, ठीक है? ये सप्लायर बोल रहा है मुझे ना किसी और को पेमेंट करना है, तुम एक काम करो ना मुझे सिर्फ 3000 रुपीज दो, ये 7000 तुम डायरेक्टली इस बंदे को जाके दे दो। तो पता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये हो सकता है रिसिपिएंट को बोल रहा है कि मेरे बिहाफ पे कोई खर्चा कर लो। तो रिसिपिएंट उसके बिहाफ पे कोई एक्सपेंस क्यों करेगा? क्योंकि रिसिपिएंट को इसको पेमेंट करना था। इसने बोल दिया पैसा मुझे मत दो किसी और को दे दो। इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसके यहाँ से तो पैसा गया, इसको बाइसिकल मिल जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा? एक्सपेंसेस बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पे एक्सपेंस किया होगा वो भी क्या होगा यहाँ पे इंक्लूड होगा ही होगा।
ठीक है मैम, चलो ये बात भी मान ली। फिर और क्या? फिर अभी मैम इन दोनों की बात चल रही है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट, रिसिपिएंट एंड सप्लायर, सप्लायर एंड रिसिपिएंट, रिसिपिएंट एंड सप्लायर की बात चल रही है। क्या हो गया मैम इस बातों में? अब क्या गड़बड़ है? तो रिसिपिएंट मुझे बोला, किसको? सप्लायर को बोला, देखो ये मुझे ना, मैं यहाँ पे सपोज ये पुणे के, अभी पुणे में ये बात चल रही है। बोला देखो मुझे ये जो साइकिल है ना बैंगलोर पहुँचानी है, तो आप इसकी प्रॉपर पैकिंग करके दे दो, मुझे ट्रांसपोर्ट करवा के दे दो और प्रॉपर क्या कर दो, कुछ और भी इसने कस्टमाइज़ेशन वगैरह करवा लिया इस बाइक में समझो। तो देखो, इसने क्या किया, पैकिंग करवाई, हाँ मैम पैकिंग करवाई, इसने ट्रांसपोर्टेशन करवाया, इसने कुछ कस्टमाइज़ेशन करवाया, पैकिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कस्टमाइज़ेशन हुआ, हाँ मैम हुआ। तो ये लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, जब तक ये डिलीवर नहीं हो जाते, जो खर्चा सप्लायर कर रहा है रिसिपिएंट के लिए, जितना भी एक्सपेंस सप्लायर कर रहा है वो इंसिडेंशियल है। याद करो कोर्स फर्दरेंस की बिजनेस की डेफिनेशन, ये कहता है कि एंसिलरी एक्टिविटी भी आपका बिजनेस है। तो ये जो आप एंसिलरी एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हो ये आपका बिजनेस है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो 7 पॉइंट क्या बोलता है? 7 पॉइंट सिंपली बोलता है इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल पैकेजिंग, कॉमा, कमीशन, ईटीसी, पूरा ही लिखेगा वो, वुड बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये भी क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। Good? ठीक है मैम, ये भी बात समझ में आ गई। फिर मैम इसके बाद आते हैं हम 8 पॉइंट पे। अब 8 पॉइंट में मैम क्या है? ये बोलता है कि मैम सपोज करो, इसने बोला था ना 7,000 रुपीज दे देगा, इसने बोला था मैं पे कर दूंगा। तो इस सप्लायर ने बोला देखो ये 7,000 रुपीज तुम्हें 1 मंथ के अंदर मुझे पे करने पड़ेंगे। अगर आप 1 मंथ के अंदर मुझे ये 7,000 रुपीज पे नहीं कर पाए, विद इन 1 मंथ अगर आपने क्या किया, मुझे ये 7,000 रुपीज पे नहीं करे, तो मैं आपसे लेट फीस चार्ज करूंगा, मैं आपसे पेनल्टी चार्ज करूंगा। कहना क्या चाहते हो मैम? ये भी आपने मेरे साथ एग्री टू डू एन एक्ट, रेफरेंट टू डू एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट में ये लेट फीस वाला पॉइंट पड़ा है कि जब भी आप एज अ सप्लायर ये ऑप्शन देते हो कि लेट पेमेंट कर लो, मैं अलग से लेट फीस इंटरेस्ट चार्ज कर लूंगा अगर लेट हो गए हो तो वो भी एंसिलरी पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, तो ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। डिले इन पेमेंट, दैट इज लेट फीस, if late fees or interest is charged, if late fees or interest is charged will be included in your value of supply। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। बोल रहे हो एक तो दोनों रिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, अमाउंट जो पे कर दिया या पे करने वाले हो दोनों इंक्लूड होगा। इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड होंगे लेकिन वो टैक्स इंक्लूड नहीं होंगे जो जीएसटी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद मैम एक्सपेंसेस जो भी है, एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, एक्सपेंस बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मतलब रिसिपिएंट जो भी सप्लायर के बिहाफ पे एक्सपेंस करता है वो भी काउंट होगा। इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस कुछ है वो भी यहाँ पे क्या होंगे, काउंट होंगे। और अगर मैम कोई पेमेंट में डिले हुआ है, उसके कारण लेट फीस इंटरेस्ट चार्ज किया, वो भी यहाँ पे काउंट होगा, बिल्कुल होगा, और ये जेन्युइन चीजें हैं। ये सब आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, फिर जाके जीएसटी लगेगा। और अब एक लास्ट पॉइंट जो आप जानते हो वो क्या है? ये बोलते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इस सप्लायर को कोई सब्सिडी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इस सप्लायर को अगर कोई सब्सिडी दी है, तो वो सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि मैम वो कंसिडरेशन ही नहीं है, और कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे वो 9th पॉइंट आ गया मेरा, क्या कहता है?
subsidy by central government or state government will not form part of value of supply. क्या ये भी हम कर चुके हैं? यस मैम, ये वाली बातें तो हमने ऑलरेडी की हुई हैं। ठीक है, तो जब ये वाली बातें भी आपने की है तो ये काम भी हमारा खत्म हो गया। लेकिन अब इससे मैं एक चीज आपको बता दूं, का ये एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन एक चीज वो बोलते हैं, अगर सब्सिडी जो है इससे रिलेटेड ही बात आपको करा रही हूँ, और वो क्या बोलता है कि अगर जो आपकी सब्सिडी है, वो जो सब्सिडी आपको मिली है, लिंक्ड टू दी गुड्स मिली है, इट इज लिंक्ड, प्राइस इज लिंक्ड। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे सब्सिडी के रिस्पेक्ट में क्या लिखा है, सब्सिडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस। अगर गुड्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली सब्सिडी मिली है, वो गुड्स के रिस्पेक्ट में प्राइस लिंक सब्सिडी मिली है, वो आपके किसका पार्ट बनेगी, वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। तो गुड्स से प्राइस लिंक्ड, किसी बस आपको वो लाइन मिल जाए ना अगर क्वेश्चन में कि सब्सिडी इज लिंक्ड टू प्राइस, प्राइस क्या रखोगे उससे रिलेटेड है। अगर ये सब्सिडी प्राइस क्या रखोगे उससे रिलेटेड प्राइस लिंक सब्सिडी है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनती है। तो मेरा 10th पॉइंट, सब्सिडी लिंक्ड टू द प्राइस फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये मेरे 10 पॉइंट्स हुए अभी आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इन जनरल कोई सब्सिडी अगर मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर value of supply, but specifically if it is related to the asset, it is related to the price, then it will form part of your value of supply। 10 पॉइंट हो गए। हम सब तो ऐड करवा रहे, कुछ माइनस भी तो करवा दो। वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कुछ तो माइनस करा दो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से जो माइनस होगा वो डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कब माइनस होगा, ये डिस्काउंट सिर्फ तभी कर सकते हो जब यहाँ पे आप सप्लाई कर रहे थे, सप्लाई करते टाइम या सप्लाई करने से पहले, सप्लाई करते टाइम या सप्लाई करने से पहले आपने इसका डिस्कशन कर लिया है और आपने इनवॉइस में लिखी हुई है ये डिस्काउंट की बात। तो डिस्काउंट आप माइनस तभी करेंगे जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपने डिस्काउंट दिया, पोस्ट डिस्काउंट माइनस नहीं होता। होगा, कंडीशंस हैं, बताऊंगी, बट अभी क्या बोल रहे हैं, अगर ये सप्लाई करते वक्त कोई डिस्काउंट आपने दिया है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस हो जाएगा। तो डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, प्रोवाइडेड 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 एट द टाइम ऑफ सप्लाई, it would be subtracted from value of supply। और ये माइनस होगा। बट कई डिस्काउंट हैं जो पोस्ट टैक्स डिस्काउंट होते हैं, जो पोस्ट डिस्काउंट होते हैं, मतलब पोस्ट डिस्काउंट, जैसे सप्लायर ने बोला अगर आपने टर्नओवर इतना किया तो आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। सप्लायर ने बोला अगर आपने टर्नओवर क्रॉस किया तो हम आपको क्या करेंगे, एडिशनल डिस्काउंट और देंगे। बट मैम पोस्ट डिस्काउंट तो अभी आपने मना किया था कि नहीं माइनस होगा। मैंने कहा कि पोस्ट डिस्काउंट माइनस होगा, बट उसकी कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये डिस्कशन कि आपको आगे चल के डिस्काउंट मिलेगा, ये टाइम ऑफ सप्लाई पे डिस्कशन तो हो चुका होना चाहिए। तो ये डिस्कशन कि आगे जाके हम आपको डिस्काउंट देंगे, ये डिस्कशन उसी वक्त हो चुका होना चाहिए जब आप सप्लाई कर रहे थे। और जब आगे जाके चाहे 6 मंथ का टेन्योर हो, जो भी टेन्योर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में है, जब आपने डिस्काउंट दिया,
तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा। 2 कंडीशन है मैम, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको और मैं समझाने के लिए ही हूँ यहाँ। द डिस्काउंट should be agreed at the time of supply. Proportionate ITC on such value of discount should be reversed. तब आप पोस्टेड डिस्काउंट कर सकते हो। अब मैम इसका क्या मतलब है? ये तो समझ में आ गया कि आप आगे चल के डिस्काउंट देने वाले हो, ये पहले ही एग्री होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये समझ में आ गया। लेकिन ये आईटीसी रिवर्सल का क्या मतलब है? तो समझो। गवर्नमेंट क्या बोलती है? तुमने जब सप्लाई किया, सपोज करो हमने माना कि 10,000 वैल्यू है। तुमने बोला था बाद में डिस्काउंट देंगे, वो हमें क्या पता। तुमने डिस्कशन किया था, वो भी डिस्कशन था कि अगर ऐसा हुआ तो आगे जाके डिस्काउंट मिलेगा। तुमने 10,000 पे सपोज करो 1,000 का जीएसटी पे कर दिया। अब ये जीएसटी जब तुम पे करते हो तो तुम मुझसे पहले भी सीख चुके हो कि जब रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करता है, उस जीएसटी का वो क्या ले लेता है? आईटीसी भी अवेल कर लेता है। अब सपोज कर लो तुमने 1000 का आईटीसी भी अवेल कर लिया, ले लिया हमसे। अब हुआ क्या? तुमने इधर बताया था कंसिडरेशन 10,000, 1000 जीएसटी पे किया और पूरा 1000 का आईटीसी ले लिया। आगे चल के तुम क्या कर रहे हो? सामने वाले बंदे को सपोज करो पोस्ट टैक्स डिस्काउंट के नाम पे 2000 उसको वापस कर दे रहे हो। पोस्ट टैक्स डिस्काउंट के नाम पे तुम 2000 उसको वापस दे दे रहे हो। एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो गई? 8000। ठीक है, इस 8000 के हिसाब से तुमको आईटीसी कितना मिलना चाहिए था? सिर्फ 800 रुपए, क्योंकि 10,000 पे मैंने 1000 लिया 10%, तो बोल रहे इस 8000 के हिसाब से तुमको तो आईटीसी 800 ही मिलना चाहिए था और तुमने हमसे आईटीसी कितना ले लिया? 1000। क्योंकि आईटीसी वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड। एक बार आईटीसी पे कर देते हो ना, वो रिफंड नहीं होता है। 2 ही कंडीशन में रिफंड होता है जो अभी सीए इंटर लेवल पे आपको है नहीं। अगर आपने टैक्स एक बार पे कर दिया तो वो रिफंड नहीं होता है। अगर वो आईटीसी में चला गया है तो आपके क्रेडिट लेजर में दिख गया है तो वो रिफंड नहीं होता। तो आपने 1000 भरा, 1000 भर के पूरा 1000 का आईटीसी अवेल कर लिया और बाद पोस्ट टैक्स डिस्काउंट दे रहे हो, तो हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल में तो तुमको आईटीसी 800 रुपए का मिलना चाहिए था। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं जो तुमने 200 रुपए एक्स्ट्रा आईटीसी लिया ना, उसको वापस भर दो, दे दो, तब जाके डिस्काउंट माइनस करने को मिलेगा, नहीं तो डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो ये है तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर, जो कहता है क्या-क्या ऐड होगा और क्या-क्या ऐड नहीं होगा और कंडीशन क्या है अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो। दिखाओ मैम। पहले आते हैं सेक्शन नंबर 15 पे। तो उसको कराने से पहले एक चीज़ तुमको करवा दूँ, यहाँ लिख दिया मैंने ए, ठीक है? यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया डी, यहाँ लिख दिया ई। मैम ये एबीसीडी ई क्यों लिखा? क्योंकि आपको सेक्शन लर्न कराना है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर है 15, जिसमें सबसेक्शन 1 इस चीज़ की बात करता है। पढ़े मैम? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस का जब आप सप्लाई करते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस पेड और पेबल। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? प्राइस पेड या फिर पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द सप्लाई रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस शुड बी सोल कंसिडरेशन। वही तो लिखा है, गुड्स एंड सर्विस ट्रांजैक्शन वैल्यू वो है जो प्राइस आप या तो पे कर चुके हो या पे करोगे, और इसमें रिसिपिएंट एंड सप्लायर दोनों रिलेटेड नहीं होना चाहिए और ना ही प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर 15 सबसेक्शन 2 पे आ जाओ। ठीक है, ये लाइव क्लास की मार्किंग है। फिर 15 सबसेक्शन 2 में क्या है? ए बी सी, कितने गया सी? ठीक है, ए बी सी डी ई। ए से बोला था, ए फॉर एसएससी याद रखो। क्यों मैम? एसएससी ही तो टैक्स पे करता है ना, डीटी में पढ़ा है।
ए फॉर एसएससी। तो बोलते हैं सारे के सारे टैक्स ड्यूटी सब कुछ इंक्लूड करोगे आप, बट यू वुड नॉट इंक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये वाले टैक्स आप इंक्लूड नहीं करेंगे अगर सेपरेटली चार्ज किया हुआ है तो। तो गुड्स जब आप खरीद के लाते हो, जीएसटी उस पे जो चार्ज होता है, तो बोल रहे हैं सब कुछ इंक्लूड करो वैल्यू ऑफ सप्लाई में, लेकिन जब आप बेचते वक्त जीएसटी चार्ज करते हो ना, तो हटाओ, हम तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के उसके ऊपर क्या करेंगे, जीएसटी अप्लाई करेंगे। बाकी आप कस्टम ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, वैट, सीएसटी जो पे कर रहे हो सब कुछ इंक्लूड कर लो तुम्हारे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। बी फॉर बिहाफ, वर्ड याद है बिहाफ? ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट ने जो भी पे किया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिसिपिएंट, जो भी सप्लायर की लाइबिलिटी थी लेकिन एक्सपेंस रिसिपिएंट ने किए हैं, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैम सी फॉर चिल्लर एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस जैसे इंसिडेंशियल, कमीशन, पैकिंग, जो भी टिल द पॉइंट ऑफ डिलीवरी हो रहा है खर्चा, गुड्स को, सर्विस को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी पॉइंट तक या बिफोर डिलीवरी जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी इंसिडेंशियल एक्सपेंस है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। मैम कुछ भी डी फॉर डिले, अगर आपने डिले किया तो इंटरेस्ट और लेट फीस भी कंसिडर की जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। और ई फॉर मैम एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मैम गवर्नमेंट देती है सब्सिडी के फॉर्म में, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, वो तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सब्सिडी लिंक्ड टू द प्राइस है तो वो इंक्लूड करके चलेंगे। दैट इज 15 सबसेक्शन 2 के ए बी सी डी ई। A for assessee, B for behalf, C for chiller, D for delay, E for extra benefit. Understood? चलो, अब फ्री में क्या है मैम, डिस्काउंट की बात, कि जब भी डिस्काउंट आप देते हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई दो या बिफोर सप्लाई दो, तो ये तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस से आपको माइनस करने देंगे, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करने का बोलेंगे। लेकिन जो डिस्काउंट सप्लाई के बाद देते हो, सबसे पहले ये एग्री कर लिया होना चाहिए कि ये डिस्काउंट मिलेगा। कब एग्री करना होगा, और बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इस चीज का एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, और स्पेसिफिकली इनवॉइस में लिखा हुआ होना चाहिए, इट शुड बी स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलिवेंट इनवॉइस, कि इस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो ये प्रॉपर एग्री होना चाहिए, एंड इट शुड बी लिंक्ड टू द इनवॉइस। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आईटीसी प्रोपोर्शनेट आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स भी करना पड़ेगा। यू हैव टू रिवर्स प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑल्सो। अंडरस्टूड? अब ये क्या है, सीए फाइनल। मैम ये क्या है, सीए फाइनल। अगर ऐसा हुआ कि हमने जितनी कंडीशन बोली, अगर रिलेटेड पार्टी निकल गए दोनों, तो क्या करोगे मैम? अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, सोल कंसिडरेशन नहीं मतलब आपको पता है प्राइस कैसे मिल रहा है, एक तो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों मिल रहे हैं, तो सिर्फ पैसा नहीं है, कुछ और भी है, तो इन्होंने मैनर प्रिस्क्राइब किए, और ये सारे मैनर आप कहाँ सीखेंगे, ये फाइनल पे। ये रहा आपका, मैम रिलेटेड पर्सन कौन होता है, ये तो तुम मेरे साथ सप्लाई की डेफिनेशन से ही सीख चुके हो, रिलेटेड पर्सन कौन होता है। मैम आप बताओ, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू है। इसमें इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस के ये मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये सब इंक्लूड होंगे आपके इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। इतना छोटा मैम, डिस्काउंट, डिस्काउंट या तो सप्लाई के टाइम या उससे पहले होगा, तो क्या होगा, आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्लाई के बाद आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो और वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एग्री भी नहीं किए थे कभी आपने, या फिर लिंक्ड टू द इनवॉइस नहीं है, तो भी वो डिस्काउंट माइनस करने को नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं अगर डिस्काउंट बाद में दे रहे हो तो डिस्कशन पहले होना चाहिए, पहले एग्री कर लिया होना चाहिए, लिंक्ड टू इनवॉइस होना चाहिए, आईटीसी रिवर्सल करना है। एक भी कंडीशन ना हो गई तो उस डिस्काउंट को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट नहीं कर पाओगे। उस डिस्काउंट को क्या नहीं कर पाओगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई से आप डिडक्ट नहीं कर पाओगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन। अब क्या बचा मैम,
अब बचा सिर्फ 10 मिनट का और पार्ट आपका और वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा आपका खत्म होने वाला है। लेकिन उसे करने से पहले 15 सबसेक्शन 1 में क्या है, 15 सबसेक्शन 2 के ए, बी, सी, डी, ई में क्या है और 15 सबसेक्शन 3 में क्या-क्या चीज़ें माइनस कब क्यों हो सकती है, दैट यू हैव टू डू। और उसके बाद बस ये कि टाइप ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, अलग-अलग टाइप के डिस्काउंट दिए, वो अगले 10 से 15 मिनट में ये मेरा डिस्कशन हुआ तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर ओवर। ईज़ी था। आर यू गेटिंग? पोस्ट टाइप्स डिस्काउंट बस मेन चीज़ है कि एक तो सप्लाई के टाइम एग्रीमेंट होना चाहिए और किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो कि आगे जाके डिस्काउंट दोगे, प्रॉपर्ली इनवॉइस की लिंक करो कि इस इनवॉइस के लिए बोल रहे हैं आगे जाके डिस्काउंट होगा, एग्रीमेंट में लिख के रखो और साथ में जब ये डिस्काउंट दे दोगे तो उसके प्रोपोर्शनेट आईटीसी को आपको रिवर्स करना है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक भी गायब हो गई तो वो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं हो पाएगा और मैम अगर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं हुआ तो आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, वैल्यू ज़्यादा आई तो जीएसटी ज़्यादा आएगा, आप जीएसटी ज़्यादा पे करो भले ही आपको पैसा कम मिला हो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? डन? चलो, तो टेक अ पॉज़ ऑफ 5 मिनट्स एंड देन वी विल डिस्कस दिस डिस्काउंट के टाइप्स, ओके? चलो, आई होप आपने ब्रेक व्रेक ले लिया होगा। तो बहुत सिंपल है, मैं बोलूँ हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स एंड वी विल कंप्लीट द एंटायर टॉपिक। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है स्टेज डिस्काउंट। स्टेजेड डिस्काउंट क्या होता है? देखो, यहाँ बोला है जितना ज़्यादा खरीदोगे उतनी सेविंग होगी। अगर 5,000 तक का खरीदते हो 10% डिस्काउंट, 10,000 और अबव खरीदते हो 20% डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है, इस टाइप का डिस्काउंट क्या मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई से हम सब्ट्रैक्ट कर पाएँगे व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई? बिल्कुल कर पाओगी, क्यों? क्योंकि देखो खरीदने से पहले ही सप्लाई करने से पहले ही ये टर्म्स बता के रखी हैं, आपके इनवॉइस में ये मेंशन भी होगा। क्योंकि आपने मेरे साथ पढ़ा है कि सप्लाई जब आप करते हो तो डिस्काउंट या तो एट द टाइम मिलना चाहिए या उससे पहले और इनवॉइस में ये शो होना चाहिए कि ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो चाहे पहले का डिस्काउंट हो, वो इनवॉइस में शो देखो, चाहे डिस्काउंट सप्लाई के टाइम दो या उससे पहले दो। पर जब आप इनवॉइस बना रहे हो उसमें शो होना चाहिए प्रॉपर्ली कि इतना डिस्काउंट आपने दिया है, ठीक है? तो ये जो डिस्काउंट है इसके टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही खरीदने से पहले आपको पता होती है। फिर जब आप खरीद लेते हो तो इनवॉइस में भी लिखा होता है स्पेसिफिकली कि इतना खरीदा है इस बात का ये डिस्काउंट है। तो यस आप इसे क्या कर सकते हो एक्सक्लूड कर सकते हो अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई से। डन? फिर आता है पीरियोडिक ईयर एंड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट। हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक ईयर के बाद ईयर एंड डिस्काउंट या फिर आप ऐसा सुना होगा एजेंसी आपको टारगेट देती है। अगर इस बार इतने का आपने बिकवाया तो आपको और डिस्काउंट इतना देंगे। तो वॉल्यूम अगर आप उनके इतने पीसेस बिकवाते हो तो 1% डिस्काउंट, 15,000 पीसेस आप परचेज़ करोगे तो 2% डिस्काउंट। तो या तो वॉल्यूम बेस्ड या ईयर एंड डिस्काउंट या पीरियोडिक डिस्काउंट आपको मिलता है। तो ये एक्चुअल में सप्लाई के बाद का डिस्काउंट है। हाँ, ये सप्लाई के बाद का डिस्काउंट है। तो जो डिस्काउंट सप्लाई के बाद का है, अगर उसमें 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए, कि इसे एग्री तो सप्लाई करते वक़्त ही कर लिया गया था, इसमें प्रॉपर्ली इनवॉइस को लिंक किया गया है और जो भी आईटीसी इससे रिलेटेड है, उसे क्या किया जाएगा रिवर्स किया गया है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो यस दिस डिस्काउंट कुड बी सब्ट्रैक्टेड। इस डिस्काउंट को आप क्या कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं, यू कैन जस्ट रीड इट क्योंकि आईसीआई आपको ये नहीं पूछेगा किस टाइप का डिस्काउंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल देगा ईयर एंड डिस्काउंट। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ईयर एंड डिस्काउंट इज अ पोस्ट टैक्स डिस्काउंट और जो पोस्ट टैक्स डिस्काउंट होता है उसके लिए वो 3 कंडीशंस आपको लिखनी होगी। अगर वो 3 कंडीशंस फुलफिल होती है, तब आप बोलोगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में से उसे हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। डन? फिर मैम सेकेंडरी डिस्काउंट भी कुछ वैसा ही होता है। दिस इज अ डिस्काउंट नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और offered आफ्टर द सप्लाई ऑलरेडी ओवर। एग्जाम्पल, Messer A supplied 10,000 packet of biscuit to B at 10 rupees.
Afterwards, A revalues it to 9 per packet. Subsequently, A issues a credit note. कई बार ऐसा होता है कि सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब पहले कुछ डिसीजन नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन देखा सामने वाला काम अच्छा कर रहा है या फिर उसको प्रमोट करना है कि यार ये अपने यहाँ से बहुत सारा सामान खरीद रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे यहाँ ही रहे, तो हो सकता है हम इसको बाद में डिस्काउंट दे दें। अब तुम खुद ही सोचो, सेकेंडरी डिस्काउंट, बाद का डिस्काउंट मतलब पहले डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं। एग्रीमेंट हुआ? नहीं। इनवॉइस लिंकेज हुई होगी? नहीं। 2 कंडीशन तो मैम यही फेल हो गई इसकी। तो ये क्या हम एक्सक्लूड कर पाएँगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से? नहीं मैम, इसको आप हटा नहीं पाओगे। इसका मतलब अगर आपने 10,000 रुपीज़ का सामान दिया, आगे चल के 1,000 रुपीज़ इसको सेकेंडरी डिस्काउंट दिया, पर जीएसटी मैम 9,000 पे नहीं लगेगा। जीएसटी तो ओवरऑल 10,000 पे ही लगेगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। लेकिन मैम इस केस में कंडीशंस फुलफिल होती हैं। तो अगर आपने पहले 10,000 का दिया था, ठीक है, आगे जाके इसको 1000 का अगर आप डिस्काउंट देते हो, तो एक्चुअल जीएसटी कितने पे लगना चाहिए? 9000 के ऊपर लगना चाहिए। तो वो बेनिफिट मिलता है, जो यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ भले ही पॉकेट में 9000 आए हैं, बट जीएसटी तो आप 10,000 का ही पे करोगे। अंडरस्टूड? इससे रिलेटेड ये सारे फिर से आईसीआई के ही बुकलेट पे एग्जाम्पल है, जस्ट वन टाइम रीडिंग इज नीडेड फॉर दिस। और समझना है अगर आपको तो मैंने टर्नओवर डिस्काउंट बता दिया, सब कुछ चीजें बता दी, स्टिल यू वांट, आप एक बार इसको जरूर पढ़ सकते हैं। अब लास्ट हमारा आता है नो क्लेम बोनस। मैम व्हाट डू यू मीन बाय दिस नो क्लेम बोनस? इंश्योरेंस कंपनी में जब आप इंश्योरेंस लेते हैं अपना, तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपका इंश्योरेंस करती है ना, तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में एक चीज और लिख के देती है कि अगर सपोज करो 1 साल अच्छा निकल गया, सपोज करो एक्सीडेंट का ही आपने इंश्योरेंस लिया और उसने इंश्योरेंस कंपनी ने लिखा है अपने एग्रीमेंट में, अगर 1 साल अच्छा निकल गया मतलब आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आप हमसे क्लेम मांगने नहीं आओगे, मतलब आप हमसे क्लेम नहीं मांगोगे तो हमको क्लेम नहीं देना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते हैं हम आपको देंगे नो क्लेम बोनस, क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया तो एज ए रिवॉर्ड आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बाद में डिस्काउंट देगी। नो क्लेम बोनस बोनस इज अ काइंड ऑफ डिस्काउंट ओनली, रिवॉर्ड की तरह देगी। और ये चीज पहले ही एग्रीमेंट में लिखी है, इसको वो बकायदा आपकी इनवॉइस में मेंशन भी करते हैं, क्योंकि पहले ही आपको बताना पड़ेगा देखो हम कितने बेनिफिट्स दे रहे हैं, और जब वो आपको देंगे तो वो लोग आईटीसी उस पर रिवर्स भी करेंगे। तो इस केस में तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लाई होती है, तो ये जो नो क्लेम बोनस है 15 सबसेक्शन 3, ये जो नो क्लेम बोनस है, क्योंकि ये तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लाई करेगा, तो क्योंकि ये तीनों की तीनों कंडीशन कंप्लाई करेगा, तो आप क्या कर सकते हो? इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन कंप्लाई नहीं करेगा, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो वही लिखा है, अब एक रीडिंग कर लेते हैं इसकी। नो क्लेम बोनस परमिटेड है कि आप इसे क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, जब भी इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योर्ड पर्सन को नो क्लेम बोनस देती है। नो क्लेम बोनस का मतलब है क्योंकि आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो एज अ रिवॉर्ड हम आपको कुछ क्या दे रहे हैं? बोनस दे रहे हैं। इवेंचुअली क्या हुआ? बोनस के नाम पे आप क्या कर रहे हो? उनको रिटर्न कर रहे हो उनका अमाउंट, मतलब एक डिस्काउंट ही हो गया। तो बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी इस बात का, इस फैक्ट का डिस्क्लोजर बिल्कुल दे के रखती है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इस बात का डिस्क्लोजर करती है, इसका एग्रीमेंट होता है, इनवॉइस में भी ये चीज क्या होती है? लिखी हुई होती है। जब भी आगे जाके ये लोग क्या करेंगे, आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ये नो क्लेम बोनस देगी, तो इसका वो प्रॉपर्ली क्या करेंगे? आईटीसीबी रिवर्स करेंगे। So since as per 15(3)(a), value of supply shall not include the discount that is allowed before or at the time of supply, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐसा डिस्काउंट नहीं आता जो पहले ही दे चुके हो या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे चुके हो। इन सच अ केस ये वाला नो क्लेम बोनस भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसका डिडक्शन अलाउड है। नेट अमाउंट जाएगा उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल प्रीमियम मिला उसमें से ये नो क्लेम बोनस डिडक्ट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने सपोज आपसे 10,000 का प्रीमियम लिया,
नो क्लेम बोनस 2000 दिया, तो नेट जीएसटी 8000 रुपीज पे ही पे होगा। अंडरस्टूड? फ्रॉम दिस एंड विद दिस एंटायर चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म। ये एक इलस्ट्रेशन आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप ये होमवर्क में करके रखेंगे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के, पूरा डिस्कशन करूँगी और मैं अभी से ही बता रही हूँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई को मैं ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे और आपको बता देती हूँ आपको कितना टाइमर लगाना है। क्योंकि स्टूडेंट्स का जो मेरे पास कॉल आया या फिर मतलब कॉल इन द सेंस मैसेज आया, उन्होंने ये बोला मैम कि आप हमें सिर्फ बता दो कि हमें टाइमर कितने का लगाना है, तो हम उतना टाइमर लगा के खुद से सॉल्व करके रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई के 10 उधर और एमटीपी, आरटीपी वगैरह मिला के आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं? आप देख रहे हो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई का 100% एक क्वेश्चन आता है बाबा, ज्यादा है। तो आपको सिर्फ एमटीपी आरटीपी के ही क्वेश्चंस करने हैं इसमें, ठीक है? एमटीपी आरटीपी मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आप देख रहे हो खत्म ही नहीं हो रहे। दिस इज गोइंग टू बी नियर अबाउट आई गेस 25 क्वेश्चंस तो होंगे। अरे मैम उससे भी ज्यादा है, 34 क्वेश्चंस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 आवर में 10 क्वेश्चंस करने हैं और एमटीपी से ही स्टार्ट करेंगे आप। तो एमटीपी के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस 1 आवर। इवेंचुअली आपको क्या करना है, कम से कम मैं अगर क्लास में होंगी तो मैं क्लास में 2 घंटे का टाइमर लगा दूंगी। तो आपको 2 घंटे में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, मैं बता दूं। कुछ कुछ इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, बट देखो ऑब्वियसली मैं क्लास में भी इतना लंबा टाइमर तो आपको नहीं दे पाऊंगी, वो भी सही नहीं होगा। लेकिन आप घर पे तो कर सकते हो, तो 2 से ढाई घंटे में आप लोग घर पे करोगे तो समझो आपको 2.5 घंटे में सारे क्वेश्चन एमटीपी के कंप्लीट करने हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई हियर। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात नहीं है। क्यों मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे एक काम, एक चीज और बता दूं आपको, आपको क्वेश्चन 23 अभी नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन 23 आप अभी नहीं करेंगे, के बाद क्वेश्चन 24 भी आप अभी नहीं करेंगे, 23 24 अभी आप नहीं कर सकते। देन क्वेश्चन 25 कर सकते हो अभी आप। नो, क्वेश्चन 26 भी अभी आप नहीं कर सकते। तो आप समझो 23 से तो आपको क्वेश्चंस अभी करने ही नहीं है क्योंकि आईटीसी अभी आपने मेरे साथ पढ़ा ही नहीं है। तो इट इंक्लूड्स आईटीसी के मिक्स क्वेश्चन आल्सो। तो आप 23 से क्वेश्चन छोड़ दो और आगे देख लेती हूँ अभी मैं। तो कहाँ से क्वेश्चन, यस 22 से भी क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, 21 तक ही क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है? आपको क्वेश्चन 21 तक ही करना है। 22 से जो क्वेश्चन लास्ट 34 तक जा रहे हैं, इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी आल्सो। तो इवेंचुअली 10 आपके पास क्या है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे एमटीपी आरटीपी के और टेस्ट योर नॉलेज के कुल मिला के 10 एक क्वेश्चन है। तो 2 से ढाई घंटे का टाइमर लगा के एक स्ट्रेच में बैठना सीखो। ज्यादा है अभी एकदम से मैम 2.5 घंटे नहीं, 1 घंटा हुआ, 5 मिनट का ब्रेक लो। 2.5 घंटे में सारे क्वेश्चंस बिना देखे कोशिश करोगे सॉल्व करने की, ताकि जब मैं डिस्कशन कराऊं आप भी क्या कर पाओ, राइटिंग जो आपकी स्किल्स है आप एक बार चेक कर पाओ कि आप क्या कर रहे हो। क्यों बोल रही हूँ मैं पता नहीं, आपको मैंने दिखाया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज मैं बता चुकी हूँ। जब मैंने क्या किया था सीए इंटर ये लाइव सेशंस में स्टूडेंट से लिखवाए, तो दे आर जेन्युइनली डूइंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक। ये दिख रहा है, मैंने एक एक चीज पे कमेंट दिया है। तो जब मैं ऐसे डिस्कशन करूंगी तो उनकी कॉमन मिस्टेक्स मैं आपके साथ भी क्या करूंगी, शेयर करूंगी। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि अरे मेरी कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं है ये, मुझसे तो ये गलतियां नहीं हो गई। तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। ओके, so with this we close with the session of value of supply and done with the value of supply chapter. I hope the videos were helpful. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मिलते हैं आप क्वेश्चन सेशन में। बाय बाय।